हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग ऑफिसर एसपी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन आंसर के बारे में रेशनल के साथ। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो नॉरसेट या अदर पीजीआई वगैरह ईएसआई में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उनके बारे में, उनके रिगार्डिंग अपन आज बात करेंगे। और जो भी फ्रेंड्स न्यू है मेरे चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। The nursing officer is planning for discharge teaching to a client after a total hip replacement THR. Which following nursing point will be included? Select all that apply. नर्सिंग ऑफिसर है, वो टीचिंग करना है पेशेंट को, THR वाले पेशेंट को डिस्चार्ज के टाइम पे, कि क्या क्या जो सावधानियां बरतनी है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें अवॉइड सेपरेटिंग द लेग्स को सेपरेट करना अवॉइड करना चाहिए। सेकंड है मेंटेन फ्लूइड इनटेक एंड हाई फाइबर डाइट। थर्ड है सीक इमीडिएट अटेंशन फॉर शॉर्टनिंग और इंटरनल रोटेशन ऑफ द लेग। थर्ड है प्रिवेंट फ्लेक्सिंग द हिप और 90 डिग्री और स्लिप ऑन द अफेक्टेड साइड। तो इनमें कौन कौन से सही होंगे? फर्स्ट है इसमें मेंटेन फ्लूइड इंटेक एंड हाई प्रोटीन डाइट। तो मैं फ्लूइड इंटेक और हाई प्रोटीन डाइट मेंटेन रखना पड़ता है, क्योंकि बेड रिडेंट होता है पेशेंट, तो बाउल मूवमेंट वगैरह अच्छे रहें, तो इस वजह से फ्लूइड इंटेक और हाई फाइबर डाइट देते हैं पेशेंट को। इसके अलावा सेकंड है राइट आंसर, सेकंड सीक इमीडिएट अटेंशन फॉर शॉर्टनिंग और इंटरनल रोटेशन ऑफ द लेग। इसके बारे में भी प्रॉपर ध्यान रखना है, क्योंकि जो प्रोस्थेसिस लगा होता है वो डिस्प्लेस हो सकता है। प्रिवेंट फ्लेक्सिंग द हिप और 90 डिग्री, तो 90 डिग्री से ज़्यादा फ्लेक्सिंग करने से प्रिवेंट करना है। और तो तीन हो गए, बी सी और डी ये राइट आंसर है। और अवॉइड सेपरेटिंग द लेग्स ये गलत है। इसमें अबडक्शन करके रखते हैं पेशेंट की लेग्स को, और स्लीप सोते समय अनअफेक्टेड साइड में सोते हैं। देखते हैं इसका आंसर। द क्लाइंट विद टोटल हिप रिप्लेसमेंट शुड कीप देयर लेग अबडक्टेड, अबडक्ट रखते हैं पैर को। मेंटेन फ्लूइड इंटेक एंड हाई फाइबर डाइट ऑल्सो। और प्रिवेंट फ्लेक्सिंग ऑफ द हिप ओवर 90 डिग्री, ठीक है। और सीक इमीडिएट अटेंशन फॉर प्रोस्थेसिस बिकॉज मैनिफेस्टेड बाय शॉर्टनिंग और इंटरनल रोटेशन ऑफ द लेग ऑन द अफेक्टेड साइड। और इसमें जो पोजीशन दी जाती है वो अनऑपरेटेड साइड में दी जाती है, ठीक है। इसके बारे में भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, कई बार क्वेश्चंस आते हैं THR वाले पेशेंट के बाद में कौन सी पोजीशन देते हैं और क्या में उसकी सावधानियाँ ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द नर्सिंग ऑफिसर इज टीचिंग ए क्लाइंट इन प्रिपरेशन फॉर ए कॉलोनोस्कोपी। कॉलोनोस्कोपी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं पेशेंट को नर्सिंग ऑफिसर, तो उनको क्या क्या यानी बताना है पेशेंट को, क्या क्या सावधानियाँ रखनी है। विच शुड बी इन्वॉल्व इन टीचिंग सेशन, क्या क्या उनको टीचिंग सेशन में रखना है। सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, क्या देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कंज्यूम ए लिक्विड डाइट ए डे प्रियर टू द एग्जामिनेशन, ठीक है। जो भी कॉलोनोस्कोपी एग्जामिनेशन होगा तो एक दिन पहले से ही पेशेंट को लिक्विड डाइट पे रख देते हैं। सेकंड ऑप्शन है सेडेशन इज़ यूजुअली नॉट डन फॉर द प्रोसीजर। सेकंड ऑप्शन में कह रहे हैं कि सेडेशन इज़ यूजुअली नॉट डन फॉर प्रोसीजर, के लिए सेडेशन की जो रिक्वायरमेंट नहीं होती है। थर्ड जो ऑप्शन है उसमें है लैक्सेटिव बाउल प्रिपरेशन इज़ रिक्वायर्ड, बाउल प्रिपरेशन लैक्सेटिव के द्वारा रिक्वायर्ड होता है। फोर्थ है एनिमा इज गिवन ऑन द एडमिशन के टाइम पे एनिमा देते हैं। और नेक्स्ट है रिमेन्स NPO एट आवर प्रियर टू द एग्जामिनेशन। तो इनमें से राइट आंसर कौन से होंगे कॉलोनोस्कोपी से पहले प्रिपेयर करने के लिए? तो फर्स्ट है कंज्यूम ए लिक्विड डाइट, तो एक दिन पहले से ही कॉलोनोस्कोपी से एक दिन पहले से ही पेशेंट को लिक्विड डाइट पे रखते हैं, ठीक है, ये राइट आंसर है। सेकेंड है लग्जेटिव बाउल प्रिपरेशन इज़ रिक्वायर्ड, बाउल प्रिपरेशन रिक्वायर होता है, करते हैं, क्योंकि कॉलोनोस्कोपी करना है तो बाउल प्रिपेयर करना ज़रूरी होता है लग्जेटिव देके। थर्ड है रिमेन्स NPO एट आवर प्रियर टू द एग्जामिनेशन, यानी जो भी वो करेंगे कॉलोनोस्कोपी प्रोसीजर तो उससे पहले 8 घंटे पहले पेशेंट को NPO रखते हैं। सेडेशन इज यूजली नॉट डन, तो ये गलत है, क्योंकि कॉलोनोस्कोपी से पहले सेडेशन देते हैं पेशेंट को, और एनीमा नहीं लगाते, तो इसका राइट आंसर A, B और E है, सॉरी A, C और E, सॉरी।
द प्रिपरेशन फॉर ए कोलोनोस्कोपी इंक्लूड ए बाउल प्रिपरेशन, इसमें बाउल प्रिपरेशन किया जाता है, लिक्विड डाइट रखी जाती है एक दिन पहले प्रोसीजर के, और नथिंग बाय माउथ एट आवर पीरियड। क्लाइंट आर यूजुअली सेडेटेड फॉर द प्रोसीजर, इन पेशेंट को सेडेट किया जाता है प्रोसीजर से पहले, और एनिमा इज यूजुअली नॉट डन। ठीक है, तो ये कोलोनोस्कोपी के बारे में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑब्स्टेट्रिक क्लाइंट इज एडमिटेड विद ए प्रोलैप्स्ड अम्बिलिकल कॉर्ड। प्रोलैप्स्ड अम्बिलिकल कॉर्ड वाला पेशेंट एडमिट हुआ है वार्ड में। आइडेंटिफाई फ्रॉम द डायग्राम द करेक्ट पोजीशन फॉर क्लाइंट टू अज्यूम एट दिस टाइम। द ऑब्स्टेट्रिक प्रोलैप्स्ड अम्बिलिकल कॉर्ड वाला पेशेंट है, उसको कौन सी पोजीशन देंगे? तो इसमें जो ट्रेंडेलबर्ग पोजीशन होती है वो देते हैं, जो सी में है, सी ऑप्शन में वो पोजीशन देते हैं, ट्रेंडेलबर्ग पोजीशन देते हैं। जो फुट एंड है वो एलिवेट करके रखते हैं फुट की साइड से, तो इसमें ट्रेंडेलबर्ग पोजीशन देते हैं। आंसर देखते हैं इसका, आंसर सी राइट है। दिस डायग्राम इज ऑफ ए क्लाइंट इज ट्रेंडेलबर्ग पोजीशन। This position will relieve pressure of the fetal presenting part from the umbilical cord। जो fetal presenting part है umbilical cord के, उसको प्रेशर को रिलीव करता है ये। तो इसमें ट्रेंडेलबर्ग पोजीशन देते हैं, प्रोलैप्स umbilical cord में ट्रेंडेलबर्ग पोजीशन देते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है, ये एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द नर्सिंग ऑफिसर इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ ए क्लोज चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम। क्लोज चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम वाला पेशेंट है, उसकी केयर कर रहा है नर्सिंग ऑफिसर। तो प्लेस एन एक्स ऑन द सक्शन कंट्रोल चेम्बर। तो इसमें कंट्रोल चेम्बर कौन सा है ये पूछा है पेशेंट क्वेश्चन में, कि सक्शन कंट्रोल चेम्बर कौन सा है। तो चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम में 3 चेम्बर होते हैं, 3 चेम्बर होते हैं इसमें। एक सक्शन कंट्रोल चेम्बर होता है, दूसरा वाटर सील चेम्बर होता है, और तीसरा वो क्या नाम है, कलेक्शन कंट्रोल चेम्बर होता है, कलेक्शन चेम्बर होता है। तो फर्स्ट चेम्बर हो गया सक्शन कंट्रोल, सेकंड हो गया वाटर सील चेम्बर, और थर्ड हो गया कलेक्शन चेम्बर। तो इसमें पूछा है सक्शन कंट्रोल चेम्बर कौन सा है, तो जो फर्स्ट चेम्बर है वो ही सक्शन कंट्रोल चेम्बर है, सेकंड वाला है वो वाटर सील चेम्बर है, और थर्ड वाला है कलेक्शन चेम्बर है। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट सक्शन कंट्रोल चेम्बर। द फर्स्ट चेम्बर ऑफ ए क्लोज चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम द सक्शन कंट्रोल चेम्बर है, फर्स्ट वाला सक्शन कंट्रोल चेम्बर है। ये क्या करता है, हेल्प्स टू रीस्टैब्लिश नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर। सक्शन कंट्रोल चेम्बर इंट्राथोरेसिक जो प्रेशर होता है उसको रीस्टैब्लिश करने के लिए हेल्प करता है। द चेम्बर इज फिल्ड विथ वाटर। सक्शन कंट्रोल चेम्बर फिल्ड विथ ए वाटर टू ए लेवल दैट रेगुलेट द अमाउंट ऑफ सक्शन, यूजुअली 20 सेंटीमीटर तक इसको इसमें वो किया जाता है, लेवल ऑफ वाटर फिल किया जाता है, ताकि नेगेटिव थोरेसिक प्रेशर को मेंटेन रखता है। सेकंड चेम्बर होता है अपना वाटर सील चेम्बर, इसमें सेकंड चेम्बर वाटर सील। द वाटर सील चेम्बर इज फिल्ड टू द 2 सेंटीमीटर मार्क। वाटर सील चेम्बर 2 सेंटीमीटर मार्क तक स्टेराइल वाटर से फिल किया जाता है। ठीक है, जो वाटर सील चेम्बर है वो प्रिवेंट करता है एयर इन द ड्रेनेज ट्यूबिंग, प्रिवेंट एयर इन द ड्रेनेज ट्यूबिंग एंड कलेक्शन चेम्बर। कलेक्शन चेम्बर और ड्रेनेज ट्यूबिंग में एयर को प्रिवेंट करता है फ्रॉम फॉलोइंग बैक इनटू द चेस्ट कैविटी, फ्रॉम फॉलोइंग बैक इनटू द चेस्ट कैविटी में आने से उसको प्रिवेंट करता है वाटर सील चेम्बर। नेक्स्ट अपना है थर्ड चेम्बर होता है कलेक्शन चेम्बर, इसमें जो भी है वो लास्ट में कलेक्शन होता है। दिस चेम्बर कलेक्ट ड्रेनेज, जो भी ड्रेनेज वगैरह होता है उसको कलेक्ट किया जाता है। तो 3 चेम्बर हो गए इसमें चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम में। फर्स्ट हो गया सक्शन कंट्रोल चेम्बर, सेकंड हो गया वाटर सील चेम्बर, और थर्ड हो गया कलेक्शन चेम्बर। तो इसके बारे में भी क्वेश्चन आता है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द नर्सिंग ऑफिसर इज केयरिंग फॉर ए टोडलर विथ टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो, TOF। प्लेस एन एक्स टू आइडेंटिफाई ईच ऑफ 4 डिफेक्ट एसोसिएटेड विथ डिसऑर्डर। तो टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोटी जी कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी है, चाइल्ड में ये कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी होती है, और इसमें 4 डिफेक्ट होते हैं। टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोटी में 4 डिफेक्ट होते हैं। फर्स्ट है पल्मोनरी स्टेनोसिस, सेकंड राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, थर्ड है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, और फोर्थ होती है और राइडिंग एओर्टा। तो इसके बारे में एक बार थोड़ा पढ़ लेते हैं। टेट्रोलॉजी फेलोट और TOF होता क्या है।
तो TOF इज ए कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, टेट्रोलॉजी फेलोट इज ए कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट बाय 4 स्पेसिफिक कार्डियक डिफेक्ट होते हैं। इसमें 4 स्पेसिफिक कार्डियक डिफेक्ट होते हैं, एक डिफेक्ट होते हैं टेट्रोलॉजी और फेलोट में, ठीक है। फर्स्ट होता है इसमें पल्मोनरी स्टेनोसिस, सेकंड होता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, थर्ड होता है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी और फोर्थ होता है ओवर राइडिंग एओर्टा। तो पल्मोनरी स्टेनोसिस क्या होता है, विच इज़ द नैरोइंग ऑफ द एग्जिट फ्रॉम द राइट वेंट्रिकुलर, जो आगे एग्जिट होता है वहाँ पे नैरोइंग हो जाती है राइट वेंट्रिकुलर की तरफ, वहाँ पे नैरोइंग हो जाती है, उसको पल्मोनरी स्टेनोसिस होता है, नैरोइंग होना। और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है इन विच होल बन जाता है, दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में कम्युनिकेशन हो जाता है, ब्लड फ्लो का कम्युनिकेशन हो जाता है, आना जाना, इधर का ब्लड उधर, उधर का ब्लड, तो इसको वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं। विच इज़ होल फॉलोइंग ब्लड, सो होल अलाउइंग ब्लड टू फ्लो बिटवीन 2 वेंट्रिकल्स, दोनों वेंट्रिकल के बीच में ब्लड फ्लो को अलाउ कर देता है होल बन के, उसको वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं। थर्ड डिफेक्ट होता है इसमें TOF में वो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, एक साइड की जो राइट वेंट्रिकुलर है उसकी हाइपरट्रोफी हो जाती है। हाइपरट्रोफी में क्या होता है, जो इसमें थिकनिंग हो जाती है, थिकनिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो विच इज़ द थिकनिंग ऑफ द राइट वेंट्रिकुलर मसल्स, राइट वेंट्रिकुलर मसल्स की थिकनिंग हो जाती है। फोर्थ होती है ओवर राइडिंग एओर्टा, ओवर राइडिंग एओर्टा विच इज़ वेयर द आयोर्टा एक्सपेंड्स टू अलाउ ब्लड फ्रॉम बोथ वेंट्रिकल्स टू एंटर, ठीक है। इस ये होता है TOF में 3-4 डिफेक्ट हो गए, पल्मोनरी स्टेनोसिस, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट और ओवर राइडिंग एओर्टा। तो TOF के बारे में भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कई बार कि TOF क्या है, ये कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट होता है बच्चों के अंदर, ठीक है। TOF में कौन कौन सी डिफेक्ट होते हैं, 4 हो गए, सेप्टल पल्मोनरी स्टेनोसिस, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट और ओवर राइडिंग एओर्टा। तो इनके बारे में आ जाता है कि चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन दे दे कि कौन सा होता है, या फिर 4 में से 3 दे दे, एक नन ऑफ अबो या वैसे ऑल ऑफ अबो, तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है, इसके बारे में क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लाइंट विथ राइट साइडेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, एक पेशेंट है राइट साइडेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का पेशेंट है, एडमिट हुआ है मेडिकल यूनिट में। यूटिलाइजिंग द फॉलोइंग चार्ट द नर्सिंग ऑफिसर वुड डॉक्यूमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें दे रखा है नर्सिंग ऑफिसर, यानी ये एडिमा है पेशेंट को, तो प्रेस करके देख रहा है, तो इसमें 6 mm तक डिप्रेस हो रहा है स्किन, 6 mm तक ये टिश्यू डिप्रेस हो रहे हैं। तो इसका मतलब कौन सा ये एडिमा है, कौन सा एडिमा है, ये पूछना चाह रहा है। तो फर्स्ट 1+ एडिमा, 2+ एडिमा, 3+ एडिमा और 4+ एडिमा, इसके बारे में भी बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि इसमें 6 mm कौन से एडिमा में होता है, या फिर 3+ में कितना mm डिप्रेशन होता है, ऐसे कई बार क्वेश्चन आता है। तो देखते हैं अपन इसमें क्या क्या होता है। जो 1+ एडिमा होता है उसमें 2 mm डिप्रेशन होता है, 1+ एडिमा में 2 mm डिप्रेशन होता है, और 2+ एडिमा में 4 mm डिप्रेशन होता है, 2+ में 4 mm डिप्रेशन होता है, और 4+ एडिमा में 8 mm डिप्रेशन होता है, ठीक है। 1+ एडिमा में 2 mm डिप्रेशन होता है, 1+ एडिमा में 2 mm डिप्रेशन, और 2+ एडिमा में 4 mm डिप्रेशन, और 4+ एडिमा में 8 mm डिप्रेशन, और 3+ एडिमा में ये 6 mm डिप्रेशन। तो इसका आंसर होगा 3+ एडिमा, 3+ एडिमा में 6 mm डिप्रेशन, इसका राइट आंसर हो गया 3+ एडिमा। ये पिटिंग एडिमा होता है, तो 3+ पिटिंग एडिमा में 6 mm होता है, और 1+ एडिमा में 2 mm होता है, और 2+ एडिमा में 4 mm, और 4 mm एडिमा में 6 mm। तो इसके बारे में क्वेश्चन आता है, पिटिंग एडिमा में कौन से पिटिंग एडिमा में कितने mm डिप्रेशन होता है, यह एक इस हिसाब से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द नर्सिंग ऑफिसर इज ऑब्जर्विंग द साइन इन द फॉलोइंग डायग्राम, द नर्सिंग ऑफिसर इज असेसिंग द क्लाइंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। जो डायग्राम देख के बताना है अपने को कि इसमें क्या क्या इंडिकेट कर रहा है। तो इसमें डायग्राम में BP कप बांधा हुआ है पेशेंट को, और आगे
स्पाज्म टाइप हो रहा है पेशेंट के, तो ये कौन सी कंडीशन में होता है? तो ये जनरली ट्रोसियस साइन होता है। ये ट्रोसियस साइन को चेक करने के लिए किया जाता है। ट्रोसियस साइन हाइपोकैल्सीमिया वाले पेशेंट में टिटेनिक इफेक्ट देखने के लिए किया जाता है। टिटेनिक वाले पेशेंट में या हाइपोकैल्सीमिया वाले पेशेंट में ये ट्रोसियस साइन किया जाता है। ट्रोसियस साइन है ये, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है वैसे हाइपोकैल्सीमिया बी। देखते हैं कि होता क्या है ट्रोसियस साइन। द डायग्राम में ये ट्रोसियस साइन है, ठीक है। तो ट्रोसियस साइन के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। ट्रोसियस साइन ऑफ लेटेंट टिटेनी इज ए मेडिकल साइन ऑब्जर्व इन पेशेंट विथ लो कैल्शियम। लो कैल्शियम वाले पेशेंट में टिटेनिक इफेक्ट होते हैं, उनको चेक करने के लिए ट्रोसियस साइन देखते हैं। तो ये ट्रोसियस साइन है, ठीक है। तो ट्रोसियस साइन के अंदर क्या करते हैं? ट्रोसियस साइन को दिस साइन में भी पॉजिटिव बिफोर मैनिफेस्टेशन ऑफ द हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया वाले पेशेंट में ये पॉजिटिव होता है। टू एलिसिट द साइन, इस साइन को अपन ऑब्जर्व करने के लिए क्या करते हैं? साइन को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले ब्लड प्रेशर कप बांधते हैं आर्म पे, इसके आर्म पे बांध के इसको इन्फ्लेक्ट करते हैं। कप को इन्फ्लेक्ट करते हैं सिस्टोलिक प्रेशर से ज़्यादा, ग्रेटर देन सिस्टोलिक प्रेशर इन्फ्लेक्ट करते हैं और 3 मिनट तक उसको छोड़ देते हैं। जिससे क्या होता है, जो ब्रेकियल आर्टरी होती है वो ओकल्ड होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे ब्लड फ्लो होता है वो अब्सेंस हो जाता है। और ब्लड फ्लो अब्सेंस होने की वजह से जो हाइपोकैल्सीमिया की वजह से और सब्सिक्वेंट न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी की वजह से स्पाज्म इंड्यूस होता है मसल्स के अंदर। स्पाज्म होने लग जाता है मसल्स ऑफ द हैंड एंड फोरआर्म, जिसकी वजह से रिस्ट एंड मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट होता है वो फ्लेक्स हो जाता है। रिस्ट एंड मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट फ्लेक्स हो जाता है और डीआईपी एंड पीआईपी जॉइंट होती हैं वो एक्सटेंड हो जाते हैं तथा फिंगर अडक्ट हो जाती है। ये होता है ट्रोसियस साइन। ट्रोसियस साइन, तो इसके बारे में क्वेश्चन आता है कई बार कि ट्रोसियस साइन किसके लिए, किसको आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है? तो या तो हाइपोकैल्सीमिया लिखा हो सकता है तो उसका राइट आंसर हाइपोकैल्सीमिया, या फिर टिटेनिक लिखा हुआ टिटेनिक इफेक्ट तो वो भी उसका राइट आंसर है। या फिर ऐसे भी हो सकता है टिटेनिक के लिए या हाइपोकैल्सीमिया के लिए कौन सा साइन देखते हैं, तो उसका आंसर है ट्रोसियस साइन, ठीक है। तो ट्रोसियस साइन के भी क्वेश्चन आते हैं कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, द करेक्टली असेस द ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल ऑफ एन अडल्ट क्लाइंट। अडल्ट क्लाइंट का ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करने का करेक्ट लेवल चेक करने का असेसमेंट है। द पल्स ऑक्सीमीटर शुड नॉट बी प्लेस। चेक करने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर को कौन सी जगह प्लेस नहीं करना चाहिए? करेक्ट उसका लेवल ऑफ ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करने के लिए पेशेंट के कौन सी जगह पल्स ऑक्सीमीटर को प्लेस नहीं करना चाहिए? तो फिंगर में कर सकते हैं, ईयर लोब में भी कर सकते हैं। एक्सट्रीमिटी विथ नॉन इन्वेजिव बीपी कप, जहाँ पे बीपी कप लगा हुआ है, जिस हाथ पे एक्सट्रीमिटी पे बीपी कप लगा हुआ है उसमें कभी भी अपन वो पल्स ऑक्सीमीटर नहीं देखेंगे, क्योंकि वहाँ जो रीडिंग आती है वो प्रॉपर नहीं आती है। ऑक्सीजन सेचुरेशन वहाँ प्रॉपर नहीं होता है बीपी कप की वजह से, ठीक है। तो टू ऑब्टेन द करेक्ट ऑक्सीजन सेचुरेशन रीडिंग यूजिंग पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा चेक करते हैं। द प्रोब शुड नॉट बी प्लेस ऑन द आर्म विथ ए नॉन इन्वेजिव बीपी कप और इंट्रा आर्टेरियल लाइन। जिस हाथ में, जिस हैंड में, जिस एक्सट्रीमिटी में नॉन बीपी कप लगा हुआ है और इंट्रा आर्टेरियल लाइन लगी हुई है, इंट्रा आर्टेरियल लाइन हो या फिर बीपी कप हो, उसमें कभी भी सेचुरेशन नहीं चेक करते हैं, क्योंकि वहाँ प्रॉपर रीडिंग नहीं आती है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा एक्सट्रीमिटी विथ नॉन इन्वेसिव बीपी कप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वाइल केयरिंग फॉर एन एल्डरली पेशेंट विथ हाइपोटेंशन। एक पेशेंट है हाइपोटेंसिव वाला एल्डरली पेशेंट, उसकी केयरिंग के दौरान द नर्सिंग ऑफिसर नोट दैट फॉलोइंग वाइटल साइंस। केयरिंग के दौरान नर्सिंग ऑफिसर वाइटल साइंस नोट करता है। बीपी पेशेंट का आ रहा है 140/40, तो हाइपरटेंसिव पेशेंट हो रहा है। पल्स इसकी 120 आ रही है, ये टेकीकार्डिया है। रेस्पिरेशन 36 है, तो टेकीपनिया भी हो रहा है। द नर्सेज या नर्सिंग ऑफिसर्स इनिशियल एक्शन शुड बी टू, तो इसमें सबसे पहले नर्सिंग ऑफिसर क्या एक्शन लेगा? फर्स्ट ऑप्शन है रिपोर्ट द फाइंडिंग टू द फिजिशियन, रीचेक द वाइटल साइन इन 1 आवर, आस्क द पेशेंट इफ इज इन पेन और कंपेयर द करंट वाइटल साइन विथ
दोज ऑन एडमिशन। तो इसमें क्या करेगा, सबसे पहले तो ये देखो ये जो वाइटल साइंस है क्या कितने आ रहे हैं पेशेंट को, तो सभी इम्बेलेंस हैं, सभी बढ़े हुए हैं, बीपी भी बढ़ा हुआ है, पल्स भी बढ़ा हुआ है और रेस्पिरेशन भी बढ़ा हुआ है। तो अपने को वाइटल साइन को कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट करने का। दूसरा है पेशेंट को पूछना है कि पेन हो रहा है, तो उससे भी कोई पेन का इससे कोई मतलब नहीं है। थर्ड है रीचेक द वाइटल साइन 1 आवर, तो 1 आवर वेट नहीं कर सकते इसके लिए। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, रिपोर्ट द फाइंडिंग टू द फिजिशियन। इमीडिएटली अपने को डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है कि ये वाइटल साइन है पेशेंट की, करना क्या है। तो जो भी ऑर्डर करेंगे, एडवाइस करेंगे, वो अपने को फॉलो करना है। तो इसका राइट आंसर होगा रिपोर्ट द फाइंडिंग टू द फिजिशियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तो इसका देख क्वेश्चन ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ए क्लाइंट विद सिम्टम्स ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस का पेशेंट है, वो शेड्यूल किया है फॉर ए टेंसिलोन और एंड्रोफोनियम टेस्ट के लिए। माइस्थीनिया ग्रेविस के पेशेंट को शेड्यूल किया है टेंसिलोन और एंड्रोफोनियम टेस्ट के लिए। विच मेडिकेशन शुड बी केप्ट अवेलेबल ड्यूरिंग द टेस्ट। तो टेंसिलोन और एंड्रोफोनियम टेस्ट के दौरान कौन सी मेडिसिन अपने को रखना है तैयार, कि कुछ अफेक्ट हो या कुछ, तो वो रखना है ज़रूरी। तो फर्स्ट जो टेंसिलोन और एंड्रोफोनियम टेस्ट होता है, तो जो टेंसिलोन और एंड्रोफोनियम ड्रग्स होती है उसका एंटीडोट होता है एट्रोपिन सल्फेट। टेंसिलोन और एंड्रोफोनियम ड्रग्स का एंटीडोट होता है एट्रोपिन सल्फेट। तो हमेशा अपने को इसके साथ एट्रोपिन सल्फेट रखना है, क्योंकि इसका जो रिवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट होगा तो अपने को इसका एंटीडोट लगाना है। तो वो एंटीडोट होता है इसका एट्रोपिन सल्फेट। देखते हैं आगे टेंसिलोन ये होता क्या है। एट्रोपिन सल्फेट इज़ द एंटीडोट फॉर टेंसिलोन एंड इज़ गिवन टू ट्रीट कोलिनर्जिक क्राइसिस। ज़्यादा डोज चली जाती है इसकी, हो जाती है टेंसिलोन की शरीर में, तो कोलिनर्जिक क्राइसिस हो जाता है पेशेंट को। माइस्थीनिया, ठीक है, माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर किया जाता है इसका टेस्ट, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो उसके अंदर एंटीडोट लगाया जाता है एट्रोपिन सल्फेट। माइस्थीनिया ग्रेविस क्या होता है? माइस्थीनिया ग्रेविस इज लॉन्ग टर्म न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिजीज़ है। ये लॉन्ग टर्म ऑटो इम्यून डिजीज़ है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की। माइस्थीनिया ग्रेविस इज ऑटो इम्यून डिजीज़ ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, दैट लीड्स टू वेरिंग डिग्री ऑफ स्केलेटल मसल वीकनेस। ये क्या करती है, स्केलेटल मसल्स को वीक कर देती है। माइस्थीनिया ग्रेविस में ये ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की, तो ये स्केलेटल मसल्स की को वीक कर देती है। द मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड मसल्स आर दोज ऑफ आईज, फेस एंड स्वेलिंग। इसमें कौन कौन सी मसल्स ज़्यादा वीक होते हैं? आँख, आइज़ की, फेस की और स्वेलिंग वाली मसल्स होती हैं, वो माइस्थीनिया ग्रेविस में ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं, वो ज़्यादा वीक होती हैं। तो इट कैन रिजल्ट इन डबल विज़न दिखाई देता है, डबल दिखाई देने लग जाता है, डबल विज़न। ड्रूपिंग आईलिड्स ड्रॉप हो जाती हैं, ड्रूपिंग आईलिड्स। इसके अलावा ट्रबल टॉकिंग, अच्छे से बोल नहीं सकता, ट्रबलिंग टॉकिंग होती है। ट्रबल वॉकिंग, वो चलने में भी दिक्कत होती है। तो कभी इसके भी क्वेश्चन आते हैं कई बार, माइस्थीनिया ग्रेविस में कौन सा टेस्ट किया जाता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए? तो टेंसिलोन और एंड्रोफोनियम टेस्ट करते हैं। या फिर टेंसिलोन और एंड्रोफोनियम किसके लिए किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए? माइस्थीनिया ग्रेविस के लिए। या इसके अलावा टेंसिलोन और एंड्रोफोनियम का एंटीडोट क्या होता है? एट्रोपिन सल्फेट। ठीक है, इसके कई क्वेश्चन बन सकते हैं। या इसके अलावा ये भी आ सकता है माइस्थीनिया ग्रेविस में क्या क्या प्रॉब्लम होती है। ऑप्शंस में हो सकता है डबल विजन, ड्रूपिंग आईलिड्स और ट्रबल टॉकिंग, ट्रबल वॉकिंग। ये कुछ इनमें से कोई भी एक ऑप्शन हो सकता है। तो ये माइस्थीनिया ग्रेविस हो गया। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर नर्सिंग से रिलेटेड जो भी वैकेंसी नोटिफिकेशंस होंगी या फिर जो क्वेश्चंस होंगे नर्सिंग के, इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं इस पे डालता रहूँगा। और तो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच।